दीवार से सिर टिकाकर अलका शून्य में ताक रही थी। रोते रोते उसकी पलकें सूज गई थी। अब भी कभी कभी एकाध आंसू पलकों पर आता और उसकी गालों पर बह जाता। पास के कमरे में उसकी भाभी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। भाभी की बहन और भाभी उन्हें समझा रही थीं। भाभी के दोनों बच्चे सहमे हुए से थे, माँ के पास बैठे थे। भाभी का रुदन कभी उसे सुनाई पड़ जाता। बुआ अलका के पास बैठी थी और भी बहुत से रिश्तेदार घर में जगह जगह बैठे हुए थे। अलका का भाई और घर के बाकी दूसरे पुरुष अर्थी के साथ शमशान घाट अंतिम संस्कार के करने जा चुके थे। अलका की आंखों से फिर आंसू बह निकले। माँ तो बहुत पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। पिता ही उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला। उनकी उंगलियां पकड़कर दोनों भाई बहन चलना सीखा। इस लायक बने कि जिंदगी की दौड़ में शामिल होकर अपनी जगह बना सके। और आज पिता अपने जीवन की दौड़ पूरी कर इस दुनिया से चले गए। वह पिता की याद में फपक फपक कर रो पड़ी। पास बैठी बुआ उसे दिलासा देते हुए खुद भी भाई की याद में बिलखने लगी। घड़ी ने 5:30 बजाए तो रिश्ते की एक दो महिलाएं घर की औरतों के नहाने की व्यवस्था करने में जुट गईं। दाह संस्कार से पुरुषों के घर लौटने से पहले ही घर की महिलाओं का स्नान हो जाना चाहिए। भाभी और बुआ के स्नान करने के बाद बेमन से उठकर अलका ने भी स्नान किया। कैसी अजीब रस्में हैं, अलका सोच रही थी। व्यक्ति के मरते ही इस तरह से घर के लोग स्नान करते हैं जैसे कि कोई छूत की बीमारी थी, जिसके दूर हटते ही स्नान करके लोग शुद्ध हो जाते हैं। धर्म और उसकी रूढ़ियाँ संस्कार हैं कि कुरीतियाँ इंसान की भावनाओं का ध्यान ही नहीं है। बस लोग आडंबर में फंस जाते हैं। औरतों का नहाना हुआ ही नहीं था कि शमशान घाट से घर के पुरुष वापस आ गए और घर के बाहर बैठ गए। घर की महिलाएं अब पुरुषों के नहाने की व्यवस्था करने लगीं। उसी शहर में रहने वाले कई रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बाहर से ही अपने अपने घरों को लौट गए। उन्हें विदा कर भैया भी नहाने चले गए। नन्हा नहाकर अलका का भाई अमन आकर बहन के पास बैठ गया तो अलका भाई के कंधे पर सिर रख कर रो पड़ी। भाई की आंखें भीग गई। वह छोटी बहन के सिर पर हाथ फेरने लगा। रो मत अलका, मैं तुम्हें कभी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तेरा यह घर हमेशा तेरे लिए वैसा ही रहेगा जैसा पिताजी के रहते था। बड़े भाई ने कहा तो अलका के दुखी मन को काफ़ी सहारा मिला। जीजा जी, बाऊ जी का बिस्तर और तकिया किसे देने हैं? अमन के छोटे साले ने आकर पूछा। अभी तो उन्हें यहीं रहने दे राम, यह सब बाद में करते रहना। इतनी जल्दी क्या है? अमन के बोलने से पहले ही बुआ बोल पड़ी। नहीं बुआ, ये लोग यह सब हो जाएगा। फिर मेहमानों के सोने के लिए जगह भी तो चाहिए। हाँ राम, तुम पिताजी का बिस्तर और कपड़े वृद्धा आश्रम दे आओ, वहाँ किसी के काम आ जाएंगे। अमन ने तुरंत उठते हुए कहा। लेकिन भैया, पिताजी की निशानियों को अपने से दूर करने की इतनी जल्दबाजी क्यों? अलका ने एक कमजोर सा प्रतिवादन करना चाहा, लेकिन तब तक अमन राम के साथ पिताजी के कमरे की तरफ जा चुके थे। लगभग 15 मिनट बाद भैया की आवाज़ आई। अलका, जरा यहाँ आना। अपने को संभालते हुए पिताजी के कमरे में गई। देख अलका, तुझे पिताजी की याद के तहत उनकी कोई वस्तु चाहिए तो ले ले, अमन ने कहा। भाभी को शायद कुछ भनक लग गई और वे तुरंत आकर दरवाजे पर खड़ी हो गईं। अलका का तो समझ गई कि भाभी यह देखना चाहती हैं कि वह क्या ले जा रही हैं। पिताजी की पढ़ने वाली मेज पर उनका और माँ का शादी का बाद का फोटो रखा हुआ था। अलका ने जाकर वह फोटो उठा लिया। इस फोटो को संभाल कर रखेगी वह। पिताजी की सोने की चैन और 2 अंगूठियाँ फोटो के पास ही एक छोटी ट्रे में रखी थी, जिन्हें माँ ने घर खर्च के लिए मिले पैसों से बचा बचा कर अलग अलग अवसरों पर पिताजी के लिए बनवाया था। क्योंकि ये चैन और अंगूठियाँ माँ की निशानियाँ थी, इसलिए पिताजी इन्हें कभी अपने से अलग नहीं करते थे।
उन 50 वर्षों की सारी निशानियों को धो पोंछ कर मिटा दिया। बस उनकी चेन और अंगूठियां भाभी ने झट से अपने सेफ में पहुंचा दी। रात को भाभी की भाभीियों ने खाना बनाया। अलका का मन खाने को नहीं था, लेकिन बुआ के समझाने पर उसे नाचारे को खा लिया। सोते समय अलका और बुआ ने अपना बिस्तरा पिताजी के कमरे में ही डलवाया। पलंग तो था नहीं, जमीन पर ही गद्दा डलवा कर दोनों लेट गईं। बुआ ने पूरे कमरे में नज़र डालकर एक गहरी आह भरी। बुआ ने के लिए भी उनका मायका उनके भाई के कारण ही था। अब उनके लिए भी मायके के नाम पर कुछ नहीं रहा। रमन बाबू ने अपने जीते जी न बहन को मायके की कमी खलने दी, न बेटी को। कहते हैं मायका माँ से होता है, लेकिन यहाँ तो पिताजी ने ही हमेशा उन दोनों के लिए ही माँ की भूमिका निभाई। बेटा, अब तू भी अंश के साथ सिंगापुर चली जाना। वैसे भी अब तेरे लिए यहाँ रखा ही क्या है। अमन का रवैया तो तुझे पता ही है, जो अपने जन्मदाता की यादों को 1 घंटे भी संभाल कर नहीं रख पाया, वह तुझे क्या पूछेगा। बुआ ने उसकी हथेली को थपथपा कर कहा। अनुभवी बुआ की नज़रों उसकी भाई भाभी के भाव पहले ही दिन ताड़ गई। हाँ बुआ, सच कहती हो। बस पिताजी की तेरहवीं हो जाए तो चली जाऊंगी। उन्हीं के लिए तो इस देश में रुकी थी। अब जब वही नहीं रहे तो। अलका के आगे के शब्द उसकी रुलाई में दब गए। बुआ देर तक उसका सिर सहलाती रहीं। पिताजी ने अलका के विवाह की एक एक रस्म इतनी अच्छी तरह से पूरी की थी कि लोगों को तथा खुद उसको भी कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। पिताजी ने 2 साल पहले उसकी शादी अंश से की थी। साल भर पहले अंश को सिंगापुर में अच्छा जॉब मिल गया। वह अलका को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पिताजी की नरम गरम तबीयत देखकर वह अंश के साथ सिंगापुर नहीं गई। अंश का घर इसी शहर में था और उसके माता पिता नहीं थे। अतः अंश के सिंगापुर जाने के बाद अलका अपनी नौकरानी को साथ लेकर रहती थी। अंश छुट्टियों में आ जाता था। अलका ने बहुत चाहा कि पिताजी उसके पास रहें, पर इस घर में बसी माँ की यादों को छोड़कर वे जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए वहीं हर रोज दोपहर को पिताजी के पास चली आती थी। बुआ बड़ोदरा में रहती थी। उनकी भी बार बार आना संभव नहीं था और अब तो उनका भी इस शहर में क्या रह जाएगा। पिताजी के तीसरे दिन की रस्म हो गई। शाम को अलका बुआ के साथ आंगन में बैठी थी। अंश के रोज फोन आते और उससे बात कर अलका के दिल को काफ़ी तसल्ली मिलती थी। अंश और बुआ ही तो अब उसके अपने थे। बुआ के सिर पे हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ बुआ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा, कहकर अलका चाय बनाने के लिए रसोई घर की ओर चल दी। रसोई घर का रास्ता भैया के कमरे के बगल से ही होकर जाता था। अंदर भैया भाभी, उनके बच्चे, भाभी के दोनों भाई बैठे बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत का कुछ अंश उसके कानों में पड़ा तो न चाहते हुए भी उसके कदम दरवाजे की ओट में रुक गए। वे लोग पिताजी के कमरे को बच्चों के कमरे में तब्दील करने पर सलाह मशुरा कर रहे थे। अलका का मन खट्टा हो गया। इन बच्चों को पिताजी अपनी बाहों और पीठ पर लाद लाद कर घूमे हैं। इनके बीमार हो जाने पर भैया भाभी भले ही सो जाएं, लेकिन पिताजी इनके सिरहाने बैठे रात रात भर जागते। अपनी तबीयत खराब होने पर भी बच्चों की इच्छा से चलते, उन्हें बाहर घुमाने ले जाते और आज वही बच्चे 3 दिन में ही अपने दादाजी की मौत का गम भूलकर अपने कमरे के निर्माण को लेकर कितने उत्साहित हो रहे हैं। खैर, ये तो फिर भी बच्चे हैं। जब बड़ों का ही किसी बात का लेस मात्र रंज नहीं है तो इन्हें क्या कहना। सबके सब उस कमरे की सजावट को लेकर ऐसे बातें कर रहे हैं मानो पिताजी के जाने की राह देख रहे थे कि कब वे जाएं और कब ये लोग उनके कमरे की हत्या कर उसे अपने मन मुताबिक बच्चों के लिए बनवा ले। यह तो पिताजी की तगड़ी पेंशन का लालच था, नहीं तो ये लोग
तो कब का उन्हें वृद्धाश्रम में भिजवा चुके होते। अलका से और अधिक वहां पर खड़ा नहीं रहा गया। उसने रसोई घर में जाकर चाय बनाई और बुआ के पास आकर बैठ गई। पिताजी की मौत के बाद दुख के 8 दिन 8 युगों के समान बीते। भैया भाभी के कमरे से आती खिलखिलाहटों की दबी दबी आवाज़ों से घावों पर नमक छिड़कने का सा एहसास होता था। पर बुआ के सहारे वे भी दिन निकल गए। 9वें दिन से आडंबर भरी रस्मों की शुरुआत हुई तो अलका और बुआ दोनों ही बिलख उठी। 9वें दिन से रूढ़वादी रस्मों की शुरुआत के साथ श्राद्ध पूजा पंडितों ने श्लोकों का उच्चारण शुरू किया तो बुआ और अलका दोनों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। हर श्लोक में पंडित जी अलका के पिता के नाम का रमन के आगे प्रेत शब्द जोड़कर विधि करवा रहे थे। व्यक्ति के नाम के आगे बार बार प्रेत शब्द का उच्चारण इस प्रकार हो रहा था मानो वह कभी भी जीवित ही नहीं था, बल्कि प्रेत योनि में ही भटकता कोई भूत था। अपने प्रियजन के नाम के आगे प्रेत शब्द सुनना उसकी यादों के साथ कितना घृणितकारी लग रहा था। अलका से वहां और बैठा नहीं गया। वह भागकर पिताजी के कमरे में आ गई और उनकी शर्ट को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दी। कैसे हैं धार्मिक शास्त्र और कैसे थे उनके रचयिता। क्या उन्हें इंसानों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। जीते जागते इंसानों के मन पर कुल्हाड़ी चलाने वाली भावहीन रूढ़ियों से भरे शास्त्र और उनकी रस्में जिनमें मानवीय भावनाओं की कोई कद्र नहीं। धार्मिक कर्मकांड समाप्त होने के बाद जब पंडित चले गए तब अलका अपने आप को संभाल कर बाहर आई। भैया और उनके बेटे का सिर मुंडा हुआ था। रस्मों के मुताबिक 9वें दिन पुत्र और पौत्र के बाल निकलवा देते हैं। उनके घुटे सिर को देखकर अलका का दुख और गहरा हो गया। कैसी होती है ये रस्में जो पल पल इंसान को हादसे की याद दिलाती रहती है और उसका दुख बढ़ाती है। अंश को आखिर छुट्टी मिल ही गई और पिताजी की 13वीं पर वह आ गया। उसके कंधे पर सिर रखकर पिताजी की याद में और भैया भाभी के स्वार्थी पक्ष पर वह देर तक आंसू बहाती रही। अलका का बिल्कुल मन नहीं था उस घर में रुकने का, लेकिन पिताजी की यादों की खातिर वह रुक गई। 13वीं की रस्म पर भैया ने दिल खोल कर खर्च किया। लोग भैया की तारीफें करते नहीं थके थे कि बेटा हो तो ऐसा देखो पिताजी की याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए कितना कुछ कर रहा है। दान पुण्य अन्नदान 2 दिन तक सैकड़ों लोगों का भोजन चलता रहा। लोगों ने छक कर खाया और भैया भाभी को ढेर वो सारे आशीर्वाद दिए। अलका और अंश और बुआ तटस्थ रहकर यह तमाशा देखते रहे। वे जानते थे कि यह सब दिखावा है, इसमें तनिक भी भावना या श्रद्धा नहीं है। यह कैसा धर्म है जो व्यक्ति को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के बजाय आडंबर और दिखावे का पाठ पढ़ाता है, ढोंग करना सिखाता है। जीते जी पिता को दवाइयों और खाने पीने के लिए तरसा दिया और मरने पर कोरे दिखावे के लिए झूठी रस्मों के नाम पर ब्राह्मणों और समाज के लोगों को भोजन करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के भोजन पर हजारों रुपए फूंक कर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि पिताजी कई बार 2 बजे तक 1 कप चाय के भरोसे पर भूखे रहते थे। अलका जब दोपहर में आती तो उनके लिए फल दवाइयाँ और खाना लेकर आती और उन्हें खिलाती। रात को कई बार भैया व भाभी को अगर शादी या पार्टी में जाना होता था तो भाभी सुबह की 2 रोटियां 1 कटोरी ठंडी दाल के साथ थाली में रख कर चली जाती। तब पिताजी या तो वही खा लेते या उसे फ़ोन कर देते, तब वह घर से गर्म खाना लाकर उन्हें खिलाती। अलका सोच रही थी कि श्राद्ध शब्द का वास्तविक अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया कर्म, लेकिन भैया जैसे कुपत्रों और लालची पंडितों ने उसके अर्थ का अनर्थ कर डाला है। जीते जी पिताजी को भैया ने कभी कपड़े शॉल स्वेटर के लिए नहीं पूछा। इसके उलट अपने खर्चों और महंगाई का रोना रोकर हर महीने उनकी पेंशन हड़प लेते थे।
लेकिन उनकी 13वीं पर भैया ने खुले हाथों से पंडितों को कपड़े, बर्तन आदि दान दिए। अलका को याद है उसकी शादी से पहले पिताजी के पलंग की फटी चादर और बदरंग तकिए का कवर। विवाह के बाद जब उसके हाथ में पैसा आया तो सबसे पहले उसने पिताजी के लिए चादरें और तकिए का कवर खरीदे थे। जीवित पिता पर खर्च करने के लिए भैया के पास पैसा नहीं था, लेकिन मृत पिता के नाम पर आज समाज के सामने दिखावे के लिए अचानक ढेर सारा पैसा कहाँ से आ गया। हंस ने 2 दिन बाद के अपने और अलका के लिए हवाई जहाज के 2 टिकट बुक करा दिए। दूसरे दिन भैया ने कुछ कागज अलका के आगे रख दिए। दरअसल पिताजी ने वह घर भैया और उसके नाम पर कर दिया था। अब तुम अंश के साथ सिंगापुर जा रही हो, और वैसे भी अंश का अपना खुद का ही भी मकान है। तो भैया ने बात आधी छोड़ दी, पर अलका उनकी मंशा समझ गई। भैया चाहते थे कि वह अपना हिस्सा अपनी इच्छा से उनके नाम कर दे, ताकि भविष्य में कोई झंझट ना रहे। हाँ भैया, इस घर में आपके साथ साथ आधा हिस्सा मेरा भी है। इन कागजों की एक कॉपी मैं भी अपने पास रखूंगी, ताकि मेरे पिता की यादें मेरे जीवित रहने तक बरकरार रहे। कठोर स्वर में बोलकर अलका ने कागज भैया के हाथ से लेकर अंश को दे दिए, ताकि उनकी कॉपी करवा सके। और हाँ भाभी, माँ के कंगन पिताजी ने तुम्हें दिए थे। अब पिताजी की अंगूठी और चैन आप मुझे दे देना। निकालकर भैया भाभी के मुंह लटक गए। दोपहर को अंश और अलका ने पिताजी का पलंग, कुर्सी, टेबल और कपड़े वापस उनके कमरे में रख दिए। नया गद्दा पलंग पर डलवा दिया। पिताजी के कमरे और उसके साथ लगे अध्ययन कक्ष पर नज़र डालकर अलका बुआ से बोली, मेरा और आपका मायका हमेशा यहीं रहेगा बुआ, क्योंकि पिताजी की यादें इसी जगह पर है। इसकी एक चाबी आप अपने पास रखना। मैं जब भी यहाँ आऊँगी आप भी आ जाया करना। हम यहीं रहेंगे। बुआ ने अलका और अंश को सीने से लगा लिया और तीनों पिताजी को याद करके रो दिए। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।